तो बच्चों, आपका पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम अध्याय 2 पूर्ण संख्या का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं कक्षा 6वीं है और विषय गणित। और इसमें आज आपको कौन सा अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। चलिए, अध्याय 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पे क्या दिया है? देखो, आपको संक्षिप्त टिप्पणी दिया है, इसको पढ़ लीजिए। पहले क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। हमने पूर्व कक्षाओं में गणन की संख्याओं को लिखना, पढ़ना और व्यवहार में प्रयोग करना सीखा। हमने इसके पहले की जो कक्षाएं थी उसमें गणन यानी गिनने वाली संख्याओं को लिखना, पढ़ना और व्यवहार में प्रयोग करना सीखा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनती पढ़ते जाते हैं का प्रयोग करते हैं। गिनना प्रारंभ करने पर गणन संख्याएं प्राकृतिक रूप में से हमारे सामने आती हैं। जैसे हम 1 2 3 4 गणन संख्या गिनते हैं तो वह प्राकृतिक रूप में हमारे सामने आती हैं। गणितज्ञों ने इन गणन संख्याओं को क्या कहा है? प्राकृत संख्या कहा है। गणितज्ञों ने गणन संख्या को क्या कहा है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपकी? जो 1 2 3 4 5 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब जैसे 1 के बाद 2 आया तो 1 से 1 अधिक क्या हुआ? 2, 2 से 1 अधिक क्या हुआ? 3, 3 से 1 अधिक क्या हुआ? 4। तो इस प्रकार जो 1 अधिक होते जा रही हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाती हैं? परवर्ती संख्या बन जाती हैं। और जैसे 4 से 1 कम किए 3, 3 से 1 कम किए 2, 2 से 1 कम किए 1, तो ये क्या हो जाती है? पूर्ववर्ती संख्या बन जाती हैं। चलिए, यहाँ क्या दिया है? अगर इन संख्याओं को देखें तो प्रत्येक संख्या अगली संख्या से 1 अधिक होती है, या ऐसा कहें कि हर संख्या ठीक अपनी अगली संख्या से 1 कम होती है। दी हुई प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जिसे संख्या की परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 1 ये दिया, 1 की परवर्ती संख्या 2 हो गई, 2 की परवर्ती संख्या 3, 3 की परवर्ती संख्या 4। तो इस प्रकार 1 जोड़ दिए तो उसकी परवर्ती संख्या बन जाती है। जैसे प्राकृत संख्या 1 में 1 जोड़ दें तो 2 प्राप्त होता है। 2 में भी एक प्राकृत संख्या है, 2 भी एक क्या है? प्राकृत संख्या है। 2 में 1 जोड़ दें तो 3 प्राप्त होता है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है। ठीक इसी प्रकार 9 में 1 जोड़ दें तो 10 प्राप्त होता है, 10 भी एक प्राकृत संख्या है। 99 में 1 जोड़ दें तो 100 प्राप्त होता है, 100 भी एक प्राकृत संख्या है। अभिप्राय यह है कि किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। हम देख रहे हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब हम विचार करते हैं कि इस प्रकार हम प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ते जाएं तो उस संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करते जाएं तो क्या हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात कर सकते हैं? अब संख्या की पूर्ववर्ती संख्या की बात करते हैं। यदि किसी संख्या में 1 कम कर दें तो उस संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 5 से 1 कम करने पर 4 प्राप्त होता है। संख्या 4 संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे जैसे हम संख्या में से 1 1 कम करते जाते हैं उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि संख्या 1 में से 1 कम कर दें तो 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करते हैं तथा इस संग्रह को 0 1 2 3 4 के रूप में लिखते हैं। अतः प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या का संग्रह बनता है। जैसे 1 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 3, 3 का परवर्ती 5, 5 का परवर्ती 6, 6 का परवर्ती 7। इसी प्रकार 999 का परवर्ती 100 हो गया। 999 का परवर्ती 1 जोड़े तो 1000, 9999 का परवर्ती 10,000 हो गया। और 99,999 का परवर्ती क्या हो गया? 1,00,000 हो गया। तो ये परवर्ती हो गए। पूर्ववर्ती में क्या हो रहा है? 1 1 कम हो रहा है। जैसे 100 का पूर्ववर्ती 99, 99 का पूर्ववर्ती 98, 50 का पूर्ववर्ती 49, 10 का पूर्ववर्ती 9, यानी 1 1 कम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाती है? पूर्ववर्ती। अब देखो 1 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे जो हमारी प्राकृत संख्या थी उनमें प्राकृत संख्या क्या थी आपकी? 1 2 3 4 5 6 से चालू हुई थी। अब उसमें आपका 0 सम्मिलित हो गया तो वह क्या बन गया? पूर्ण प्राकृत संख्या बन गई, यानी कि पूर्ण संख्या का संग्रह हो गया। पूर्ण संख्या का संग्रह क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताया हमने। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वह प्राकृत संख्या है। और यदि उसी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गई? आपकी पूर्ण प्राकृत संख्या, यानी पूर्ण संख्या का संग्रह हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ परवर्ती, पूर्ववर्ती, प्राकृत संख्या और पूर्ण प्राकृत संख्याएं आपको बताए।
अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए। किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1586, पुरुषों की संख्या 1906 और बच्चों की संख्या 823 है, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या करेंगे आप, महिलाओं की संख्या लिख लीजिए। महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 1586। पुरुषों की संख्या क्या हो गई? 1609। और बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 823। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इसे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगी? कुल जनसंख्या। देखिए 6 में 9 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18 की 8, हासिल का 1, हासिल का 1 यहाँ पे चले गया। 8 में 1 जोड़े 9 और 9 में 2 जोड़े 11, 11 की 1, हासिल का 1, 5 के ऊपर चल जाएगा। अब 5 में 1 जोड़े कितना हो गया? 6, और 6 में 6 जोड़े कितना हो गया? 12, और 12 में 8 जोड़ दीजिए 20, 20 की शून्य हासिल का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2। अब 2 में 1 जोड़े 3, 3 और 1 4, तो कितना हो गया? 4018। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? 4018। इस प्रकार से जो आपको उदाहरण दिया था, इसी संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या है? एक फल विक्रेता ने 650 के आम खरीदे, वह उन्हें रुपये 799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? देखिए, फल विक्रेता ने 650 में आम खरीदे और कितने में बेचे? 799 में बेच दिए। तो हम क्या करेंगे, जो बेचे हुए फल है उसमें से खरीदे हुए फल को घटा देंगे। हमारे बेचे गए फल क्या है? 799, और खरीदे गए फल कितने हैं? 650। अब 799 में से हम 650 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 9 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 5 घटाए 4, और 7 में 6 घटाए 1, तो कितना हो गया? 149 रुपये। तो फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा होगा? तो फल विक्रेता को 149 रुपये का फायदा होगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 2 में दिया गया है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो देखिए सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक पंक्ति में 65 पौधे, इसलिए 125 पंक्तियों में, तो क्या करेंगे हम 65 का 125 से गुणा कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे। तो देखिए गुणा करके बता रहे हैं आपको, 125 गुणित 65। पहले हम इकाई के अंक से गुणा करना चालू करेंगे। 5 का 5 गुणा की 5, 25 की 5, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर अब दहाई का गुणा करेंगे, तो इकाई के नीचे क्या लगा देंगे? यहाँ पे शून्य लगा देंगे आप। अब 6 का 5 गुणा की 6 5 30 की शून्य, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 5 में शून्य जोड़े 5, 2 में शून्य जोड़े 2, 6 में 5 जोड़े 11 की 1, हासिल का 1, 7 और 1 8। इस प्रकार कितना आ गया आपका? 8125 पौधे लगेंगे। अतः 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो 8125 पौधे लगेंगे। आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 2405, 1200 और 1273 के योग में, तो क्या कीजिए, इसका योग यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, और इन दोनों के जोड़ में 1003 को जोड़िए। जब इसको हम जोड़ेंगे उसके बाद किसको? उसमें 1003 को जोड़ देंगे। देखिए 2405 धन 1273, जब इसको जोड़े 5 में 3 जोड़े कितना हो गया? 8, 0 में 7 जोड़े 7, 4 में 2 जोड़े 6, 2 में 1 जोड़े 3। तो 2405 में 1273 को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 3678। और इस 3678 में 1003 को जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। 8 में 3 जोड़े कितना हो गया? 11, 11 के 1, हासिल का 1, 7 और 1 8, 6 जैसा का वैसा, 3 और 1 4। तो इस प्रकार 3678 में 1003 को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4681। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? अब आगे हमारा दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक, जो आपकी कक्षा 6वीं गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 पूर्ण संख्या पर कार्य करेंगे। अब अध्याय 2 का हम अध्ययन करेंगे। देखिए अध्याय 2 में आपको प्राकृत संख्या क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4। और परवर्ती संख्या क्या है? किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती कहलाती है, और किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। तो यहाँ पे आपको प्राकृत संख्या, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और पूर्ण संख्या क्या है? जो शून्य से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें 4 में से कौन परिभाषित नहीं है ये बताना है आपको। ए नंबर का दिया है 2 धन शून्य, बी नंबर का 2 ऋण शून्य, सी नंबर का 2 गुणित शून्य और डी नंबर का 2 भागित शून्य। देखिए अब इसको हल करके देखते हैं। 2 में शून्य को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। 2 में से शून्य घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2, और 2 का शून्य में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य।
और डी नंबर में क्या दिया है 2/0। तो दो में यदि हम शून्य का भाग देते हैं या किसी भी संख्या में आप शून्य का भाग देंगे तो वह संख्या परिभाषित नहीं होगी, अपरिभाषित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का 2/0। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन ये सही है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। तो जो आपका सही आंसर है उस जैसे डी नंबर का सही है तो आपको डी नंबर पे क्या लगा देना है, घेरा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर डी नंबर 2/0 जो परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है 999 का पूर्ववर्ती। तो सबसे पहले तो आपको 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा 998। ये क्या होगा 998 तथा परवर्ती। और 999 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 1000। इसका परवर्ती क्या हो जाएगा 1000। अब 999 का पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल यानी इनका गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 9 8 1 2 3 शून्य। अब इसे पढ़ेंगे क्या हम, एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। क्या आ गया ये 99,08,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 99,08,000। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, आंसर हल करके देखना पड़ेगा, गणित में हल करके ही आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए नंबर संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बी नंबर पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 12 और 14 के बीच में स्थित है। सी नंबर 600 संख्या 599 का परवर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पे संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे और यहाँ पे जो ए नंबर का डिब्बा है उस पर इस प्रकार से काला कर देंगे या नीला कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बी नंबर का क्यों सत्य है, क्योंकि 12 और 14 के बीच स्थित कौन है 13, 12 13 14, तो ये तो सही है। 600 संख्या 599 का परवर्ती यानी 599 में हम जैसे ही एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 600। तो बिल्कुल ये भी सही है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी सही है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या। अब आपको यहाँ पे 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं 5 शून्य। हम 1 लाख लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 लाख लिख दिए। अब इसका क्या कह रहा है पूर्ववर्ती, तो क्या पूर्ववर्ती में क्या होता है 1 घटा देते हैं, 1 घटा दो। अब देखिए यहाँ पे नहीं घटेगा, शून्य में से 1 उधार ले गए हमने यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 9 और यहाँ पे भी 9, ये आ गया आपका। और ये 1 था तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ गया 99,999। तो सब 1 लाख की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 99,999। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 0 है और उसकी पूर्ववर्ती संख्या ऋण 1 है। इनका गुणनफल क्या होगा सदैव 0 होगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्या 1 2, प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं हम, इसमें क्या कह रहा है संख्या 1 2 3 4 5 गणन संख्याओं को क्या कहते हैं। हम उत्तर बता देंगे 1 2 3 4 5 इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। गणन संख्याओं क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपकी 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं एक कम करते हैं, एक घटा देते हैं। जैसे 1932 में से 1 घटा देंगे तो आपको उस संख्या का पूर्ववर्ती मालूम हो जाएगा। संख्या 1932 का पूर्ववर्ती, तो 1932 में से हमने क्या घटाया 1 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 1931। अतः संख्या 1932 का पूर्ववर्ती 1931 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8, संख्या, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख 1,109 का परवर्ती मीन्स क्या होता है, परवर्ती में इस संख्या में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी उसकी परवर्ती संख्या मालूम हो जाएगी। जैसे संख्या 1 लाख 1,109 का परवर्ती क्या हो गया, तो अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, 1 मिट गया। 1 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 1,01,110। अतः संख्या
1,01,109 का परिवर्ती क्या हो जाएगा? 1,01,110 है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? ऐसी प्राकृत संख्याएं बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्या कह रहा है? ऐसी प्राकृत संख्याएं बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? हाँ, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। एक क्या है? एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एक से एक कम पूर्ववर्ती संख्या शून्य होगी, और शून्य प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, वो क्या है? पूर्ण प्राकृत संख्या। तो इसलिए एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 10, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। देखिए, शून्य से हम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? शून्य से। 0, 1, 2, 3, 4, और ये अनंत तक जाती है। तो हमको सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई आपकी? 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। बाद, तो देखिए 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या है 999, 1000, 1001। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 2 धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। किस पे बताना आपको 2 धन 5 का मान? संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, और उसमें आप संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर पूरे धनात्मक मान लिख देंगे, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक मान आते हैं। देखिए, हमने ये संख्या रेखा खींची, फिर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर हमने 15 तक लिख दिया। आप अनंत तक लिख सकते हो उधर। अब क्या कह रहा है? 2 धन 5, तो ये क्या है आपका? ये 2 है। 2 में कितना जोड़ना है? 5। तो 2 से हम 5 बार गिनती पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, और ये क्या आ गया? 5। 5 किस पे आके 2 में 5 जोड़े तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 7। तो संख्या रेखा पे ये 7 क्या होगा? बता दिए कि 2 धन 5 बराबर कितना होता है? 7। इसी प्रकार 7 ऋण 4 संख्या रेखा बना लेंगे, और 7 में से कितने कम करना है? 4 कम करना है। तो आप क्या करेंगे? 7 पे जाएंगे और 7 से 4 कम करेंगे। देखिए, ये 1 कम की हमने, ये 2, ये 3, और ये 4 कम की। 7 में से 4 कम की तो किस पे आकर रुक रहे हैं हम? 3 पे। तो जब 7 में से 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका हल? 3। ये संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करके बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 गुणित 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। 6 गुणित 3 का मान ज्ञात करना है। तो अब 6 का कितने बार गुणा करना है? 3 बार। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बार हो गया ये। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 बार। एक बार हमने प्रदर्शित किया तो कितना आया? 6। दूसरी बार में कितना आया? 12। और तीसरी बार में क्या आ जाएगा? 18। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। 35 और 50 के बीच में पूर्ण संख्या है। तो आप 35 और 50 के बीच में, जिससे 35 को भी सम्मिलित नहीं करना है और 50 को भी सम्मिलित नहीं करना है। तो 35 के बाद क्या आता है आपका? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये क्या हो गया? 35 और 50 के बीच पूर्ण संख्या है। अब कितनी है तो इनको गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितनी प्राप्त होती है? 35 और 50 के बीच पूर्ण संख्या कितनी है आपकी? 14। तो लिख देंगे अतः 35 और 50 के बीच 14 पूर्ण संख्या है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है, और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं कंप्लीट होती हैं। और इसमें बच्चों आपको तो ये मात्र एक एग्जाम्पल के रूप में या एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए। आप और गहन अध्ययन करना है तो आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके में जाके आप ध्यान से पढ़िए, पाठ्य पुस्तक को समझिए, उसके प्रश्नों को हल कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और तैयारी अच्छे से होगी, और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप हल कर पाएंगे। यदि बच्चों आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।